समाज सेवा से आप जुड़े हो तो कब से स्टार्ट किया आपने समाज सेवा? समाज सेवा तो 15-16 साल की उम्र थी, उस टाइम से ही शुरुआत की थी। ये आपकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो इसमें कैसे एंट्री हुई आपको, कैसा आना हुआ राजनीति में? और इसमें आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने हल्के के लोग और आम जनता बहुत परेशान है। दिलबाग जी, जनता आप पे क्यों विश्वास करे? जिसको पता है गरीबी का, जिसको पता है तकलीफ का, किसान का, मजदूर का, उन चीज़ों से मैं खुद निकल के आया हूँ। तो कैसे सरवाइव कर पाओगे आप इतने इतने बड़े नेताओं के बीच में? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जनता का जब प्यार होगा, जनता का साथ होगा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ताकत नहीं है किसी के सामने आए। और मैं तो ये कहूँगा आने वाला जो टाइम है वो दूर नहीं, सबसे ज़्यादा लीड इस इलेक्शन में जो 2024 में होगी वो जनता एक नए कैंडिडेट को देगी। बेरोजगारी नंबर 1 पे है। हर रोज़ जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूल अभी बंद हो रहे हैं, अभी टीचर्स धरने पे बैठे हैं, कुछ कोर्सेज हैं वो बंद कर दिए हैं, टीचर्स निकल रहे हैं, कहीं पंचकूला धरना हो रहा है, कहीं चंडीगढ़ धरना हो रहा है, क्या कहना है? ऐसा जी, समस्या तो बहुत सारी हैं। प्रमुख समस्या है जो वो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। क्या चाहते हो कि मैं ये भी करूं, मतलब बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, समाज के लिए भी, कि जो आपकी जो समाज सेवा उसका भी दायरा बढ़े? जहाँ पे ये दिखती है कि लड़कियाँ परेशान हैं आने जाने में, वो होना चाहिए। हम सोचते हैं कि उनके लिए भी हम कोई न कोई सर्विस लगाएं। नमस्कार, राम राम जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बात हरियाणा की पर। मैं हूं आपके साथ अमित ढांडा। आज आपको हम मिलवाते हैं एक समाज सेवी से जो समाज में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा समाज सेवी दिलबाग संडेल जी। सर, स्वागत आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, समाज सेवा से आप जुड़े हो तो कब से स्टार्ट किया आपने समाज सेवा? समाज सेवा तो 15-16 साल की उम्र थी, उस टाइम से ही शुरुआत की थी। सर, बहुत से समाज सेवी हैं, कुछ अपने फ़ायदे के लिए समाज सेवा करते हैं। आपने क्यों स्टार्ट की? या आपको वाकई में समाज के लिए कुछ करना था, या आप भी जैसे बहुत से समाज सेवी हैं करते थोड़ा हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, पब्लिसिटी ज़्यादा पाते हैं? ऐसा है, मेरे पिताजी थे, वो भी एक समाज सेवा में काम करते थे। चाहे किसी गरीब की कन्या की शादी हो, चाहे किसी का मकान बनाना हो, तो उस टाइम बल्कि क्या था, इतने हम संपन्न नहीं थे, पैसा नहीं था। और मैं पिताजी को कहता था, पिताजी ये पैसे तो इतने आप इस पब्लिक सेवा में, गरीबों की सेवा में लगा रहे हो, और मैं भी अपने आप में गरीब हूँ, मेरे लिए भी उसमें से कुछ आप पैसा मेरे को दे दो। तो मेरे को ना देकर उनकी सेवा में उनके काम आए करते थे। तो आज वो दिन मुझे याद है, आज वो भावना और जो वो कार्य है, तो वो मेरे अंदर उन्हीं वाले वो गुण है, कह लो, वो सेवा के भावना मेरे अंदर ही वही आ गई। दिलबाग जी के बारे में मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे राजनेता भी हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ जी दिलबाग जी आपसे, आपकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो इसमें कैसे एंट्री हुई आपको, कैसा आना हुआ राजनीति में? ऐसा है जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि में तो कुछ है नहीं, बट मैंने जिला परिषद का इलेक्शन तो एक कंटेस्ट किया था। और इसमें आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने हल्के के लोग और आम जनता बहुत परेशान है। उसका परेशानी का कारण ये है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो जनता को टाइम ही नहीं दे पा रहे। कोई दिल्ली बैठे हैं, कोई सिरसा में बैठे हैं, कोई चंडीगढ़ में बैठे हैं, पब्लिक इधर उधर भटकती घूम रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। आम सार्वजनिक काम हो, चाहे किसी के पर्सनल काम हो, छोटे मोटे ऑफिशियल काम हो, उनके लिए पब्लिक बहुत परेशान है। और उसमें मैंने अपने आप को भी ये फेस किया कि मैं खुद भी उनमें परेशान रहा हूँ। उस चीज़ को देखते हुए कि हमारा नेता ऐसा तो हो, कम से कम लोगों के बीच में रहे और उनको अपना समय देकर तो उनके काम। दिलबाग जी, जनता आप पे क्यों विश्वास करे? आप पे क्यों विश्वास करे कि आप लोगों के बीच में रहोगे, आप बदलोगे नहीं, आप तो आप पे क्यों विश्वास करे? ये बिल्कुल सवाल आपका जायज़ है, क्योंकि विश्वास इतना टूट चुका है लोगों का। चाहे वो 50 साल की राजनीति में हो, चाहे 60 साल की राजनीति कोई बात करता हो, और चाहे 4-4 पीढ़ी आज ये राजघराने हैं, उन्होंने विश्वास इतना तोड़ दिया कि विश्वास करने लायक नहीं। फिर भी मैं एक बात कहता हूँ जनता से, लोगों से, कि हमारे बीच में रहने वाला, जिसको पता है गरीबी का, जिसको पता है तकलीफ का, किसान का, मजदूर का, जिसको पता है
कि आज बिजली के बिना हो, चाहे पैसे के बिना हो, चाहे वो मेडिकल के बिना हो, चाहे वो शिक्षा के बिना हो, कैसे हम अपना टाइम पास करते हैं, और उन चीज़ों से मैं खुद निकल के आया हूँ। ये सब परेशानी मैंने अपनी आँखों से देखी है, और लोगों को पता है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका प्यारा, आपका दुलारा, आपके बीच में रहने वाला, हमारे सबके जो परेशानी है उनसे वो खुद भी पीड़ित कहो या वाकिफ है। दिलबाग जी, आप उचाना हल्का से बिलोंग करते हो। उचाना हल्का में अगर हम बात करूं नेताओं की, तो बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पे बैठे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ से बने हैं। तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप इतने इतने बड़े नेताओं के बीच में? ऐसा है जी, सर्वाइव करने वाली कोई बड़ी बात नहीं, ये जनता है। जनता ने कितने कितने बड़े पीछे भी देखे हैं हमने, भजनलाल जी भी आ रहे हैं, चौधरी देवीलाल भी आ रहे हैं, कई कई चुनाव आ रहे हैं। तो एक छोटे से लीडर नहीं थे उस टाइम के, उन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया था उस टाइम चौधरी देवीलाल को। और बड़े बड़े नेता, आज पंजाब की बात कर लो आप, मुख्यमंत्री दोनों जगह से आ रहे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जनता का जब प्यार होगा, जनता का साथ होगा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ताकत नहीं है किसी के सामने आए। और मैं तो ये कहूँगा आने वाला जो टाइम है वो दूर नहीं, जनता इस हल्के से चाहे किसी को भी वो अडोप्ट करे तो जनता इतने वोटों से जिताएगी। आज तक का रिकॉर्ड जो उचाना हल्का का रहा नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के इलेक्शन में हो, तो सबसे ज़्यादा लीड इस इलेक्शन में जो 2024 के में होगी वो जनता एक नए कैंडिडेट को देगी। दिलबाग जी, अगर बात करें पार्टीज की, हम बात करते हैं बीजेपी की, हम बात करते हैं कांग्रेस की, हम बात करते हैं इनेलो की, हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। दिलबाग सिंह का विश्वास किसमें है? ऐसा है जी, जनता में विश्वास है। जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। और मैं तो लोगों के बीच में हर रोज़ आता हूँ, तो यही हम कहते हैं कि आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं, आपसे बड़ी कोई पार्टी नहीं। तो चुनाव चिन्ह तो होगा ना कि दिलबाग सिंह सेंडिल इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ साथी, जहाँ सर्कल, जहाँ हमारे हमदर्दी ज़्यादा ये कहेंगे कि हमने इस साइड चलना है, तो उसी साइड उनके साथ होके और हम चलेंगे। अगर आपके हमदर्दी ये बोलते हैं कि दिलबाग जी पार्टी को छोड़ो, निर्दलीय चुनाव लड़ो, फिर क्या होगा? उनका फैसला सर्वोपरि है, जो साथियों का है नहीं, वो फैसला सर्वोपरि है। उनसे अलग हम कोई रास्ता हटेंगे, कल को फिर हम क्या अकेले रह जाएंगे। दिलबाग जी, आप घूमते हो आपके हल्के में, कौन सी मेन समस्याएं आपको नजर आती है कि ये मेन समस्याएं हैं और ये दूर होनी चाहिए, इससे जनता परेशान है? आज के टाइम पे अगर हम बात करें, बेरोजगारी नंबर 1 पे है। हर रोज़ जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूल अभी बंद हो रहे हैं। अभी टीचर्स धरने पे बैठे हैं, कुछ कोर्सेज हैं वो बंद कर दिए हैं, टीचर्स निकल रहे हैं, कहीं पंचकुला धरना हो रहा है, कहीं चंडीगढ़ धरना हो रहा है, क्या कहना है? ऐसा जी, समस्या तो बहुत सारी हैं। प्रमुख समस्या है जो वो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। इसमें मैं देखता हूँ बच्चे गांव में एक एक घंटा तो वेट करते हैं बसों की, कोई, हाँ बहुत मेन समस्या है। ऐसे रूट हैं जिन पर बस नहीं चलती, और चलती है तो एक एक घंटा, एक बच्चे का 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, इंतज़ार करने में यदि टाइम ख़राब होगा तो उसके पास कितना समय बचेगा पढ़ने के लिए। और ऐसे ही स्वास्थ्य का काम है, कहीं पे तो वो मशीन नहीं है, कहीं डॉक्टरों की कमी है। तो ये प्रमुख समस्या है। स्वास्थ्य होगा और शिक्षा होगी तो हम करेंगे, विकास होगा। दूसरा रही रोजगार की बात, बेरोजगारी के लिए भी, रोजगार लेने के लिए भी 4-5 फ़ोन तो मेरे पास आते। इतना मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं हूँ ना, मैं कोई इतना कोई लीडर तो हुए नहीं, तो 4-5 से लेके फ़ोन डेली की एवरेज में मेरे पास आते हैं। भाई किसी भी नौकरी पर लगा लो, चौकीदार लगा लो, गेट पर लगाओ, इधर लगाओ, पानी पिला लो। आज भी दो फ़ोन तो आज अब से पहले भी आ लिए हैं। तो ये मैं सोचता हूँ और चिंता का विषय है। और मेरी तो सोच ये है कि परमात्मा ऐसा बनाए हमें कि हम हज़ारों बच्चों को रोज़गार दें, ताकि इस
समस्या से निजात मिले। बड़ी अच्छी सोच है दिलबाग जी आपकी ये। मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप समाज सेवी हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, कैसे और समाज सेवा के जो दायरे को आप बढ़ाएंगे आज भगवान की दान से सब कुछ, आप तो मतलब क्या चाहते हो कि मैं ये भी करूं, मतलब बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, समाज के लिए भी, कि जो आपकी जो समाज सेवा उसका भी दायरा बढ़े। अभी हमारी सोचना ये है सब साथियों का कि कोई लड़कियों के लिए आने जाने के लिए सुविधा हो, साधन हो, जैसे चाहे बसेज हो या छोटा व्हीकल भी कोई हो, जहाँ पे ये दिखती है कि लड़कियां परेशान है आने जाने में, वो होना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारे जो देहात का एक क्षेत्र है, जो उचाना का क्षेत्र है, उससे पीजीआई हमारे से बहुत दूर है और आसपास में नहीं है, चाहे वो रोहतक है, चाहे वो अग्रोहा है, चाहे वो खानपुर है, इनसे नज़दीक कोई पीजीआई नहीं है। उसके जाने के लिए लोगों ने चार चार तो व्हीकल चेंज करने पड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज तो अभी जींद में भी तो बनना है ना। जींद में तो अभी तैयार नहीं हुआ, जब तैयार होगा उस समस्या से वो छुटकारा मिलेगा। अभी ये तैयार होने में समय लगेगा, इतना ये समय लगेगा बीच का जो है, हम सोचते हैं कि उनके लिए भी हम कोई न कोई सर्विस लगाएं दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी आपका हमसे बात करने का। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी दिलबाग सिंडेल जी। हमने इनसे बातचीत की पार्टी को लेके भी, चुनाव को लेके भी, समाज सेवा को लेके भी। आप इनके जो विचार हैं उनसे कितने प्रभावित हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए मैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।